हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 29 अगस्त 2020 को लगभग 200 चाइनीज़ सोल्जर्स एक एसयूवी व्हीकुलर कन्वॉय में ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के अलोंग इंडियन पोस्ट के पास आ चुके थे। अब क्योंकि इंडियन आर्मी पहले से ही वहाँ डिप्लॉयड थी और वो पहले से ही किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार थी, इसलिए उन्होंने चाइनीज़ ट्रूप्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आज हमें बात करेंगे कि क्या क्लैशेस हुए थे पैंगोंग त्सो लेक के पास। 1962 के इंडिया को 2020 के इंडिया से कंपेयर करेंगे। बाकी कंट्रीज़ ने इस स्टैंड ऑफ पे क्या स्टेटमेंट दिया है और इंडिया ने इस पे क्या एक्शंस लिए हैं। पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ बैंक में 5 और 6 मई को एक वॉयलेंट हैंड टू हैंड फाइट हुई थी दोनों ट्रूप्स के बीच में, जिसमें चाइनीज़ ट्रूप्स के पास रॉड्स और नेल स्टडेड बैटन्स थे। और एक सिमिलर सिचुएशन गलवान वैली में भी 15 जून को हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे और अनडिक्लेयर्ड नंबर ऑफ चाइनीज़ सोल्जर्स मारे गए थे। तब से चाइना ने पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के एरिया को कैप्चर किया हुआ है और फिंगर 4 की रिज लाइन ऑक्यूपाई की हुई है और वो फिंगर 4 से स्टेप बैक करके फिंगर 5 के बेस पॉइंट पे आ चुका है। 15 जून को गलवान वैली में क्लैशेस के बाद डिसएंगेजमेंट के बाद भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी और आर्मी सोर्सेज ने ये बताया कि सदर्न बैंक के रीजन स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस है फॉर बोथ द कंट्रीज़, क्योंकि इधर प्रॉक्सिमिटी एरियाज़ हैं जैसे चुशुल और रिजांगला। चुशुल एरिया वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स है जिसे लॉन्च पैड्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है। 1962 के वॉर में भी चाइना इस जगह ऑफेंसिव था, जिससे इंडिया ने अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट खो दिया था। पर इस बार इंडियन ट्रूप्स ने पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी की इस एक्टिविटी को सर्दर्न पार्ट ऑफ पैंगोंग त्सो लेक में डिटेक्ट कर लिया, मतलब प्रीएम्प्ट कर लिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इंडिया ने अब एक एडवांटेजियस पोजीशन एक्वायर कर ली है, जिससे अब वो चाइनीज़ इंट्रूजन्स को प्रिवेंट कर सकता है इस एरिया में। और इसलिए दोस्तों 29 और 30 अगस्त की रात को जब चाइनीज़ ट्रूप्स सर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो लेक में इंटरवीन करना चाहते थे, तब उनको इंडियन आर्मी ने पीछे हटा दिया था और उनको वहीं से खाली हाथ जाना पड़ा। अच्छी बात यह है कि इस सब में किसी भी इंजरी या किसी कैजुअलिटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और दोस्तों चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कहती है कि चाइनीज़ बॉर्डर ट्रूप्स एलएसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करते। दोस्तों ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि चाइना से लगभग उसकी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर परेशान है, जैसे जापान, वियतनाम, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, भूटान और भी बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो चाइना की वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट सफ़र कर रही हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर डिस्प्यूट्स साउथ चाइना सी को लेकर हैं कि चाइना ने उनके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और नेवल एरिया को कैप्चर कर लिया है। दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है काला टॉप रीजन, क्योंकि यहाँ से फिंगर 4 की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है और इंडिया ने इसे पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया है। जबकि चाइनीज़ बैटल टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स काला टॉप एरिया के फुट हिल्स पे स्टेशन हैं। चाइना ने अपने हैवी और लाइट टैंक्स को भी इस एरिया में डिप्लॉय किया हुआ है और इंडियन फोर्सेस काला टॉप पे फुल्ली आर्म्ड है विद टैंक्स एंड आर्टिलरी सपोर्ट। और इसके अलावा इंडियन टैंक रेजिमेंट स्पैंगुर त्सो और चुशुल में डिप्लॉयड हैं। इंडिया अब एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइट पे है, जिससे इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा और अब दोनों कंट्रीज़ की आर्मी एक दूसरे के सामने है और पूरी तरह तैयार हैं। इस काला पानी रीजन को कैप्चर किया है इंडिया की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने, जिससे चाइनीज़ टैंक्स और मशीनरी की मूवमेंट को अब रोक दिया गया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 14 नवंबर 1962 में सीनो इंडिया वॉर के बाद बनाया गया था। इन यूनिट्स को विकास बटालियंस भी कहा जाता है, जिसमें तिब्बतन्स और गोरखास रिक्रूटेड हैं। एसएसएफ यूनिट्स आर्मी का पार्ट नहीं होते, बट ये आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल में फंक्शन करते हैं। इन यूनिट्स में अलग ही रैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आर्मी रैंक्स के इक्विवेलेंट होते हैं और यह यूनिट हाईली ट्रेंड होती है, जो कि कोई भी टास्क कर सकती है, जो कि नॉर्मली स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स करती हैं। इस यूनिट में लगभग 10,000 सोल्जर्स हैं और ये यूनिट रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंडर आती है। इस यूनिट ने बहुत से ऑपरेशंस किए हैं, जैसे 1971 की वॉर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में किया गया था,
और इन यूनिट्स ने बहुत से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, बट इनकी डिटेल्स क्लासिफाइड होती हैं। दोस्तों 58 ईयर्स के डिफरेंस में, मतलब 1962 में सीनो इंडिया वॉर के बाद से लेकर अब तक चाइना और इंडिया दोनों ने अपने आप को डेवलप और इम्प्रोवाइज़ किया है। यूएस की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरियाज़ पर इंडिया के 2,25,000 पर्सनल हैं अगेंस्ट 2,30,000 चाइनीज़ फोर्सेस। बट इस स्टडी ने यह भी बताया कि इसमें नंबर ऑफ़ चाइनीज़ ट्रूप्स मिसलीडिंग है और इंडिया के साथ वॉर में ये फोर्सेस अनअवेलेबल होंगी और रशिया और तिब्बत में रिजर्व्ड होंगी। चाइना की वेस्टर्न कमांड के ज़्यादातर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स रशियन सेंट्रिक मिशंस के लिए रिजर्व्ड हैं और चाइनीज़ पायलट्स ओवर रिलायंट है, जो कि उनके लिए काउंटर पार्ट बन सकता है। बट इस स्टडी ने यह भी बताया कि इंडियन पायलट्स ऑनगोइंग पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स की वजह से और भी बेटर और एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस अटेन कर चुके हैं। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और ये 1962 की आर्मी नहीं है जिसमें सोल्जर्स पीटी शूज़ पहन के हाई माउंटेन्स पर लड़ रहे थे। दोस्तों यूएस ने ये बताया कि चाइनीज़ इंट्रूजन एक डेलिब्रेट मूव है इंडिया को प्रोवोक करने के लिए और इंडियन ट्रूप्स ने अपने लॉस ऑफ ग्राउंड को प्रिवेंट किया है और हिमालयाज़ में पैंगोंग त्सो रीजन इंडियन टेरिटोरियल कंट्रोल में आता है। और दोस्तों यूएस के डिप्यूटी सेक्रेटरी ने तो ये भी कहा कि इंडिया को एक नेटो अलायंस यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेनी चाहिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगेंस्ट चाइना। दोस्तों नेटो फॉर्म करने का मतलब ये है कि नेटो मेंबर्स एक अलायंस फॉर्म कर सकते हैं अपनी फ्रीडम और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए, वो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स से। दोस्तों नेपाल गवर्नमेंट ने भी अपनी फोर्सेस लीपू लेक एरिया में डायरेक्ट कर दी हैं ताकि वो इंडियन आर्मी की एक्टिविटीज़ क्लोजली मॉनिटर कर सकें। लीपू लेक एक ट्राई जंक्शन एरिया है बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना, जो कि कालापानी वैली में उत्तराखंड में है। केपी ओली जी ने NAPF यानी कि नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स को मॉनिटरिंग स्टार्ट करने के लिए डायरेक्शन दी है और अब NAPF की 44th बटालियन लीपू लेक में डिप्लॉयड है। दोस्तों इंडिया ने 2 सितंबर 2020 को तीसरी बार चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक करी है और PUBG के साथ साथ 118 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए हैं। दोस्तों PUBG वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर गेम में से एक है और इंडिया में ही इसके 33 मिलियन एक्टिव यूज़र्स थे। दोस्तों हो सकता है कि आप या आपका कोई दोस्त ये गेम खेलता होगा, बट अब बैन होने के बाद इंडिया में कोई भी ये गेम नहीं खेल पाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मई 2020 में चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट ने लगभग $4.8 मिलियन की अर्निंग करी थी इस गेम से और अब बैन लगने के बाद टेंसेंट के 2% स्टॉक्स गिर चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये 118 ऐप्स हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हैं और दोस्तों इसी वजह से अगर इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑन नहीं भी हुआ होता तब भी ये गेम कभी ना कभी रिमूव किया ही जाता। दोस्तों इसके अलावा इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के डिस्कशंस को परमानेंटली रिमूव करने के लिए पुश किया है और इसे आउटडेटेड एजेंडा आइटम बताया है। दोस्तों अगर ये आउटडेटेड एजेंडा आइटम बन जाता है तो ना ही इंडिया और ना ही पाकिस्तान इस इशू को दोबारा UN में उठा पाएंगे। पर दोस्तों ये डिसीजन सभी UN काउंसिल मेंबर्स को लेना होगा जिसके परमानेंट मेंबर्स हैं US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, और हो सकता है कि चाइना अपना वीटो पावर यूज़ करके इस डिसीजन को रोक दे। दोस्तों मेरी राय में आज जब स्टेट ये है कि इंडिया और चाइना दोनों की आर्मीज़ पैंगोंग त्सो लेक में आमने सामने हैं तो एक वॉर हो सकती है, बट ये कहना मुश्किल है कि एक फुल स्केल वॉर होगी जब तक बहुत ही सीरियस सिचुएशन ना बन जाए। और दोस्तों अगर वॉर होती भी है तो मैं ये मानता हूँ कि इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी को हराने की कैपेबिलिटी रखती है और चाइनीज़ के पास कितनी भी मिलिट्री एडवांटेज हो बट उनके पास इंडियन आर्मी जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा। और दोस्तों हिस्ट्री भी गवाह है कि धर्म और अधर्म के बीच जीत हमेशा धर्म की होती है, चाहे वो महाभारत हो या रामायण। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस टॉपिक पर क्या सुझाव है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।